तो सर आपकी लाइफ का गोल क्या था? मेरी लाइफ का गोल डॉक्टर बनने का था। डॉक्टर बनना था। मुझे याद है कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड लंदन से आए थे और तब मैं मुश्किल से 10-12 साल की मेरी उम्र थी और उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बी। सो मैंने उनको तब कहा था कि आई वांट टू बी डॉक्टर। तो अपने डॉक्टर बनने का आपका सपना था, लेकिन आप आईएएस ऑफिसर बने। वहाँ तक का सफ़र आपने किस तरीके से तय किया? फिर 1983 में मैंने जीपीएससी की क्लास 1 सिविल सर्विसेज की रिटर्न एग्ज़ाम दी। 1984 में इंटरव्यू दिया मैंने और 1985 में पूरे गुजरात में फर्स्ट रैंक हासिल करके मैं जीपीएससी की गुजरात सिविल सर्विस एग्जाम में मैं टॉपर रहा और मैंने वहाँ कामयाबी हासिल की। हेलो एवरीवन। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक आईएएस ऑफिसर है और उनका नाम है मोहम्मद हबीब नरमावाला। और उनसे बातें शुरू करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑल इंडिया में अपने मुस्लिम समाज में फर्स्ट रैंक अचीव किया। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अचीव की है जो उनसे हम सुनेंगे। तो उनसे बातें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि लोगों को आपके बारे में थोड़ा-सा पता चले। मेरा नाम मोहम्मद हबीब अब्दुल नबी नरमा वाला है। मेरा जन्म अहमदाबाद में कालूपुर एरिया में हुआ था। नरमा वाला ख़ानदान में मेरा जन्म हुआ था। ओके सर। सो नरमावाला, व्हाट डू यू मीन बाय नरमावाला? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी अच्छी बात की। नरमा वाला ख़ानदान के जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो नरमा ब्रांड नाम के इजिप्शियन कॉटन का बिज़नेस करते थे ओके। और उसकी वजह से हमारा जो ख़ानदान का जो पहचान है, वो नरमा वाला ख़ानदान की हुई। मेरे वालिद से मुझे पता चला था कि 1857 की जो फ्रीडम रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें हमारे बुज़ुर्गों ने हिस्सा लिया था और इसकी वजह से ब्रिटिशरों ने हमारी शिप्स और जो हमारे बिज़नेस का कारोबार था, वो सब छीन लिया था। इस वजह से मुझे खुशी है और मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ख़ानदान वालों ने फ्रीडम फाइटिंग इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग के लिए भी काम किया था। राइट। सर व्हाट इज़ ये आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? व्हाट इज़ योर फैमिली मेरी बैकग्राउंड? मेरी फैमिली में मैं हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरे वालिद थे, वो प्राइवेट जॉब करते थे और अ, अम, घर में बाकी सब भाई वगैरह भी एजुकेशन कंप्लीट किया, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक का एजुकेशन मैंने ही हासिल किया। एंड सर व्हाट अबाउट योर फैमिली? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ जिनका नाम दरख्शां है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा जिसका नाम नजीद है और बेटी का नाम डॉक्टर वासिया है। मेरी वाइफ दरख्शां ब्रिंग स्माइल और पेनिस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ नाम की एनजीओज़ में जुड़े हुए हैं, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए ख़ास करके स्कूल एजुकेशन से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में जिस बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, उन बच्चों के एजुकेशन का पूरा स्पॉन्सरशिप करते हैं जी। और उनको हेल्प करते हैं। और मेरी जो बेटी है वासिया वासिया साहिल आखुंजी, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरा डॉक्टर बनने का जो सपना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने पूरा किया। और डॉक्टर वासिया युवराज मेहता हॉस्पिटल और राहत फाउंडेशन में, दोनों ट्रस्ट की हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और आई सर्जन के हिस्से से वो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा बेटा नजीद नरमा वाला, उस सेप्ट से उसने बीटेक किया है और उसके बाद मास्टर ऑफ एमटेक में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर उसने एमटेक किया है और वो अभी जो वर्ल्ड की बेस्ट अर्नस्ट एंड यंग कंपनी है, उसमें डायरेक्टर की पोस्ट पर बॉम्बे में काम कर रहा है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माय फैमिली। जी। ओके सर। तो आपका जो एजुकेशन है वो किस आपने क्या कैसे हाँ, कंप्लीट किया मैंने है? मेरे 1 से 4 तक का ये स्टैंडर्ड की मेरी पढ़ाई है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट स्कूल में हुआ।
उसके बाद 5 से एसएससी तक की मेरी पढ़ाई अहमदाबाद की न्यू हाई स्कूल स्कूल है, उसमें गुजरात मीडियम में हुई। उसके बाद एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो यहाँ की बहुत मानी हुई कॉलेज है, उसमें मैंने मैंने हिस्सा लिया और उसमें मैंने बीकॉम किया। और उसके बाद एमएन नानावती लॉ कॉलेज अहमदाबाद से मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। ओके। सो सर, आपकी लाइफ का गोल क्या था? मेरी लाइफ का गोल डॉक्टर बनने का था। डॉक्टर बनना था। मुझे याद है कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड लंदन से आए थे और तब मैं मुश्किल से 10-12 साल की मेरी उम्र थी और उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बी। सो मैंने उनको तब कहा था कि आई वांट टू बी डॉक्टर। यस, तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। यस। लेकिन एसएससी में, और एसएससी में जो ओल्ड एसएससी मैंने पास की, उसमें मेरे मार्क्स भी 75% मार्क्स मैंने हासिल किए थे और उस वजह से मुझे अच्छी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता था। लेकिन फैमिली फ्रेंड्स से एडवाइस मिलने की वजह से मैंने उस वक्त कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट किया और मैंने इस तरीके से बीकॉम में पढ़ाई पूरी की। यस सर। यस सर, तो आपने डॉक्टर बनने का आपका सपना था, लेकिन आप आईएएस ऑफिसर बने। वहाँ तक का सफ़र आपने किस तरीके से तय किया? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा गोल बनाया मैंने कि मुझे कुछ बनना है, हुँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में, हमारी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। जॉब में नहीं। हाँ, हमारी बिजनेस कम्युनिटी है जो बिजनेस कम्युनिटी कहलाती है। सो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ अलग बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब को मेरा लाइफ का एम बनाया। और इसलिए मैंने अलग-अलग जो डिपार्टमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें मैंने मैंने पार्ट लिया जी, और दि अ, मेरा मतलब उसके बाद यही सिलसिला रहा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होता रहा। हुँ, तो उसकी वजह से मुझे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, बैंक में और नेशनलाइज़ बैंक में और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की ऑफ़र मिली थी। लेकिन मैंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत जो गांधीनगर सचिवालय है, जी, उसकी क्लार्क के लिए एग्ज़ाम भी दी थी। वो एग्ज़ाम में भी मैं कामयाब हुआ और मुझे गांधीनगर सचिवालय में क्लार्क की हैसियत से अपॉइंटमेंट मिली। मैंने 1 जनवरी 1979 को 9 के रोज़ गांधीनगर सचिवालय में क्लार्क की हैसियत से मेरी जो गवर्नमेंट जॉब का मेरा जो सफ़र है, उसको आगाज़ किया। ओके, उसके बाद फिर मैंने वहाँ जॉइन होने के बाद क्लार्क से ऊपर की जो आगे की पोस्ट है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए भी मैंने जीपीएससी की एग्ज़ाम दी और मैं उसमें भी पूरे गुजरात में 3rd रैंक में सिलेक्ट हुआ और उसकी वजह से मैं फिर 1981 में सचिवालय में डिप्टी सेक्शन ऑफिसर बना। उसके बाद फिर 1983 में मैंने जीपीएससी की क्लास 1 सिविल सर्विसेज की रिटन एग्ज़ाम दी। 1984 में इंटरव्यू दिया मैंने और 1985 में पूरे गुजरात में फर्स्ट रैंक हासिल करके मैं जीपीएससी की गुजरात सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मैं टॉपर रहा और ओके, मैंने वहाँ कामयाबी हासिल की। ओके सर। सो सर, आप जीपीएससी में फर्स्ट रैंक आपने अचीव किया, हाँ, और आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं उस वक़्त का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, वो बहुत अच्छी बात की आपने। जब मैंने ये 1983 और 84, 85 में जो जीपीएससी की सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम दी, उस वक़्त अभी की तरह कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थी जी, जी, कि कोई सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट मटेरियल भी अवेलेबल नहीं अगर था। हमको किसी भी सब्जेक्ट के लिए पूरी अ, हायर सेकेंडरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किताबों को मिलाकर हमको खुद को स्टडी करनी स्टडी पड़ती करनी थी। पड़ती सो है। इट वाज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। और मेरे लिए एक दूसरी मतलब इट वाज़ ए लिमिटेशन और इट वाज़ ए डिफिकल्टी फॉर मी कि मैंने इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और जो जीपीएससी की जो क्लास 1 सर्विसेज की जो एग्ज़ाम थी वो गुजराती मीडियम में थी। ओके, तो मुझे प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन मैंने जो ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मेरी नोट्स थी या जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स थी उसको ही रेफ़र किया और एग्ज़ाम के वक़्त मैं वो मेरी जो प्रिपरेशन है इंग्लिश मीडियम की उसको याद करके गुजराती में ट्रांसफ़र करके मैं पेपर में उस टाइम पे मैंने लिखा। सो यही मेरे लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी।
तो मेरा कहना और उस वक्त मेरे वक्त जो इंटरव्यू था उसके भी 200 मार्क्स थे। सो 600 मार्क्स के रिटन टेस्ट और 200 मार्क्स इंटरव्यूज मिला के 800 मार्क्स का पेपर था। तो मेरा ये खास करके आपको ये मुझे बतानी है, ये बात कहनी है कि आज के ज़माने में अब हम लोग को हमने देखा है चारों ओर कि जीपीएससी और यूपीएससी के की डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी कोचिंग क्लास चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज मटेरियल मिलते हैं और काफ़ी एनजीओज और ट्रस्ट हैं जो गाइडेंस और काउंसलिंग भी करते हैं। सो बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं समझ रहा हूँ इस सपोर्ट की वैल्यू, क्योंकि उस वक्त मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला था। मैं सिर्फ मेरा डेडिकेटेड एफर्ट्स और वेल प्लान सेल्फ स्टडी और असर्टिव गोल की वजह से मैंने अपने आप कड़ी मेहनत करके ये पोजीशन हासिल की। लेकिन आज के ज़माने में अगर हमारे सोसाइटी के जो यूथ्स है, खास करके जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स बच्चे हैं, वो अगर कड़ी मेहनत करके और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट मटेरियल की अवेलेबिलिटी को का फ़ायदा लेते हुए अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे आईएएस या जीएस बन के समाज में का सेवा का काम कर सकेंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। तो सर उसके बाद आईएएस बनने तक का सफ़र कैसे तय हुआ आपका? मेरी 1986 में मेरी ये अपॉइंटमेंट हुई और सबसे पहली अपॉइंटमेंट मेरी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एज ए ऑन प्रोबेशन ट्रेनिंग के लिए के हिस्से से डिप्टी कलेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई। मैं सबसे पहली बार अहमदाबाद से को छोड़कर ये मेरी जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ मैं पहली बार गया था और मैंने वहाँ वहाँ करीबन 2 साल मैंने वहाँ हमारी प्रोबेशन में ट्रेनिंग हुई। उस प्रोबेशन के दरमियान एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो मेदरडा तालुका है, जो पहली बार तालुका हुआ था, उस तालुका में मेरी फर्स्ट मामलतदार के हिस्से से अपॉइंटमेंट हुई थी और मैंने वहाँ उस वक्त 1988 में जो कॉन्जिक्यूटिव थर्ड ईयर ऑफ स्कैरसिटी था, उस वक्त वहाँ पानी की भी बहुत तंगी थी। उस वक्त मैंने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त मैंने लोगों को रोज़गार देना, पीने का पानी पहुँचाना और जो उनकी जो समस्याएँ थी, उस जो प्रॉब्लम्स थे, उसको मैंने सॉल्व करने में काफ़ी मुझे अच्छा अनुभव मिला। राइट। उसके बाद सर आपकी पोस्टिंग? उसके बाद फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम एंड डिप्टी कलेक्टर हिम्मतनगर में हुई। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर पेटलाद और नडियाद में हुई। उसके बाद फिर मेरी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की हैसियत से भरूच, वलसाड और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई। करीबन 7 साल मैंने डायरेक्टर डीआरडी के हैसियत से काम किया। सो प्रोजेक्ट ऑफिसर और डायरेक्टर डीआरडीए के टेन्योर में करीब 10 साल के टेन्योर में मैंने गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और गरीब लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम जो काफ़ी जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया और मुझे बहुत खुशी है कि इस दौरान मैंने जो इंदिरा आवास की योजना के लिए जो 100 चौरस वार प्लॉट है उसको मैंने काफ़ी गरीब लोगों को दिया। मैंने जो बेरोजगार थे उन्हें मनरेगा स्कीम में रोजगारी दी। महिलाएं उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनका भी सेल्फ रिलायंट बनने में, आत्मनिर्भर बनने में मैंने उनकी काफ़ी मदद की। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का जो जो सबसे मेन जो ह्यूमैनिटी टू सर्विस का जो मकसद है वो हासिल करने में मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर मुझे गांधीनगर में जीआईडीसी में मैंने काम किया, सो इंडस्ट्रियल का भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ। 1998 में आईएएस में मुझे नॉमिनेट किया गया। उसके बाद मेरी आईएएस के हिस्से से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ही डिप्टी सेक्रेटरी की हिस्से से अपॉइंटमेंट की गई। उसके बाद फिर डायरेक्टर एसईबीसी के हिस्से से मैंने काम किया। उसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर राजकोट में मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के हिस्से से काम किया और उसके बाद 14 अगस्त 2014 के रोज़ मुझे बोटाद में कलेक्टर के अपॉइंटमेंट का ऑर्डर्स मिला और मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र हुआ कि दूसरे दिन 15 अगस्त 2014 के रोज़ मैंने
जो बोटाद जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना था उसके फर्स्ट कलेक्टर की हैसियत से वहाँ ध्वजवंदन भी किया। और इस तरीके से मेरे लिए ज़िंदगी का यादगार लम्हा बना। उसके बाद मुझे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कॉरपोरेशन कमिश्नर डिपार्टमेंट की भी अपॉइंटमेंट हुई। और लास्टली 2016 में फिशरीज कमिश्नर की गांधीनगर के हैसियत से मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने मेरी सर्विस को ध्यान में रखकर गुजरात स्टेट फूड कमीशन में मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से 5 साल के लिए मुझे पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट दिया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लास 1 सिविल सर्विसेज में 35 साल मैंने गुजारे और अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग पोजीशन पर काम किया। सर, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर? यानी कि बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद पावर आ जाता है, तो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जो रियल बर्डन होता है काम का, वो आप आईएएस ऑफिसर हैं, चूँकि आपको पता होगा, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए? आईएएस ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट की आईएएस ऑफिसर बनने की वजह से इट्स डेफिनेटली यू गेट अ वेरी गुड पोजीशन in whatever department you go, you get a very good exposure। और जैसा कलेक्टर के हिस्से से अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट में हैं तो यू आर किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अदरवाइज अब गवर्नमेंट में सचिवालय में गांधीनगर में है तो यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यू फील दैट के आई एम दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज आईएएस ऑफिसर्स think, frame, and then execute the policies. Yes. Policies regarding welfare schemes of the people, regarding the development of the nation, and the public issues affecting to the mass of in general. So ये बात हकीकत है कि आईएएस ऑफिसर बहुत ही इम्पोर्टेंट बैकबोन है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस और जो हमारे जो कलीग्स थे उन सबका जो एक्सपीरियंस देखा तो हम काफ़ी हम पे वर्क प्रेशर रहता है। कभी भी किसी जगह से ट्रांसफ़र होने का हमको एक खौफ रहता है और इसकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है और एजुकेशन, बच्चों का जो एजुकेशन है उसको भी थोड़ा उसमें इफ़ेक्ट होती है। लेकिन फिर भी ये इस बातों को ध्यान में ना रखते हुए द सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन and the pleasure you get from implementing the government welfare schemes and for solving the problems of the general people, it's very great, it's very great। So ये जो 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 खुशी जो तुमको मिल रही है, जो जॉब सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके सामने जो जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो सो कॉल्ड एप्रीहेंशन है, उसको उसके कोई मायने नहीं रहता। राइट सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 35 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है और 35 इयर्स के अंदर आप तो बहुत जगह ट्रांसफ़र भी हुए होंगे। तो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ सर? बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ में मुझे मेरी ज़िंदगी के जो यादगार लम्हे हैं उसमें मैंने जैसा कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी कम्युनिटी में आई एम द ओनली एंड वेरी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर इन माय कम्युनिटी टिल टुडे। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक सेल्फ अचीवमेंट थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इट वाज अ गुड कोइंसिडेंस। 3 बार मुझे पहली बार काम करने का मौका मिला। जैसा मैंने कहा कि जो मेडरा तालुका था वो उसमें वहाँ मैं फर्स्ट मामलतदार के हिस्से से अपॉइंट हुआ। बोटाड में फर्स्ट टाइम द वेरी फर्स्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हुई। और जो गुजरात स्टेट फूड कमीशन गांधीनगर में भी वो भी नया बना था और मेरी सबसे पहली मेंबर सेक्रेटरी हिस्से से अपॉइंटमेंट हुई। तो ये भी मेरा सौभाग्य था कि वे 3 बार किसी पोस्ट पर सबसे पहली बार काम करने का मुझे मौका मिला। उसके अलावा ऐसा कोई यादगार चीज़ आपके लाइफ में? मैंने एक यादगार लम्हे में ये भी है, मुझे बहुत खुशी है, मैंने जैसे कहा
कि मैं हिम्मतनगर में डिप्टी कलेक्टर के हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनको 100 स्क्वायर मीटर का जो जो प्लॉट है, लैंड प्लॉट, उसको अलॉट करने के लिए मैं काम कर रहा था। उसी वक्त मुझे मेरे मेरे यहाँ बेटा होने की खुशखबरी मिली थी। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो अच्छा काम कर रहा था उसका मुझे मुझे रिवॉर्ड मिला। और इसी तरह 2001 में अर्थक्वेक के कच्छ में जो अर्थक्वेक है उसके बाद मुझे बचाव में स्पेशल ड्यूटी सौंपी गई। और मैं इमीडिएट वहाँ जब हम बचाव पहुँचा तो वहाँ पूरा बचाव बर्बाद हो गया था। तो हमने करीबन 20 दिन तक फुटपाथ पर टेंट लगाकर वहीं रहकर पूरा रात दिन वहाँ जो हमने रिलीफ वर्क्स किया और जो लोगों की जो जो हमने मदद की और जो मैंने काम किया, वो शायद ज़िंदगी भर का मेरा सबसे एक मेमोरेबल मोमेंट्स रहा। उसके बाद सर आप अच्छी बातें, वहाँ बुरी बातें भी होती है यादगार में। बुरी व्हाट इज़ बातें, द वर्स्ट पार्ट हाँ, सर? या वर्स्ट पार्ट में ये है कि जैसा मैंने कहा कि हमारी जो जो सिविल सर्विसेज में जो क्लास 1 ऑफिसर की जो पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल होती है ट्रांसफरेबल। और हमको ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से मेरे फादर, मेरे मदर और मेरे एल्डर ब्रदर की डेथ के वक्त मैं उनके पास नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त अपने जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में अपनी ड्यूटी बजा रहा था। और मेरे एल्डर ब्रदर की डेथ के वक्त तो ऐसा कोइंसिडेंस था कि मैं उस वक्त रांची में इलेक्शन में इलेक्शन ऑब्जर्वर के हिस्से से मैं वहाँ पर काम कर रहा था और मुझे उनकी डेथ की खबर मिली। सो मेरे एल्डर ब्रदर की जनाजे में भी मैं हाजिर नहीं हो सका था। तो ये सबसे बड़ी मेरी मतलब वो एक ऐसी यादें हैं कि मेरे जो नियर एंड डियर वंस के आखिरी वक्त पे मैं उनके साथ नहीं रह सका। लेकिन मेरी उस वक्त में अपना अपना जो ड्यूटी है उसको मैंने राइट, बजा रहा था। राइट, राइट सर। तो आज हमें देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर सीरियस ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये मानते हैं लोग। तो उनके बारे में अगर आप कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरत है कि यूथ के अंदर एक ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर अवेयरनेस आए, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो आप उसको रिलेटेड कुछ। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो यूथ हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, यूथ को एक दिल में ऐसा उनका एप्रीहेंशन है कि इस आईएएस में की सिलेक्शन में या जीएस के एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में सिलेक्शन के हमारे लिए कोई चांसेस नहीं है। हमको तो कोई सिलेक्ट करने करने वाला ही नहीं है। ऐसा सोच के वो जो मेहनत नहीं करते या कोशिश ही नहीं करते, तो आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट मिस्टेक ऑन देयर पार्ट एंड दे मिस द अपॉर्च्युनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ग्रेजुएट होने के बाद सबको किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या पब्लिक सेक्टर की हाई पोस्ट के लिए या कोई अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, को कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश करके उनको कुछ पोजीशन हासिल करनी चाहिए। हो सकता है जब आपका जब जब पढ़ाई के बाद आपको इसके लिए तैयारी करने में और एग्ज़ाम देने में और सिलेक्ट होने में कुछ वक़्त लगे, लेकिन बिलीव मी, अगर उस वक़्त में थोड़ी मेहनत करके अगर अगर कुछ सैक्रिफ़ाइस देके, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपने मेहनत कर ली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास की, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कोई न कोई गवर्नमेंट पोजीशन या प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। सो मेरा ये मेरे यूथ को मैसेज है कि अपनी जो 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 हियर से है, जो लोगों से सुनी हुई बात है कि इसमें चांसेस नहीं होते या सिलेक्शन नहीं होता या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उनको एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्योंकि जीपीएससी की एग्ज़ाम का मैं पैटर्न बताऊं, तो यही जो सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है इसमें क्लास 1 ऑफिसर की जो एग्ज़ाम है उसमें रिटन टेस्ट और ओरल दोनों मार्क्स को कंबाइन करके एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है। सो अगर आपने रिटन टेस्ट के अंदर रिटन टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की और आपने उसमें अच्छा रिजल्ट हासिल किया, तो इंटरव्यू टेस्ट के मार्क्स अगर कम भी हों
तो एग्रीगेट मार्क्स होने की वजह से आपको सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, मुझे जहाँ तक मालूम है, वहाँ तक जीपीएससी की जो इंटरव्यू की प्रोसेस है, उसमें आपको वहाँ आपकी जो कैंडिडेट्स है उसकी आइडेंटिटी इंटरव्यू बोर्ड को नहीं दी जाती। आप सर जीपीएससी इंटरव्यू के पैनल में मेंबर भी रह चुके हैं। हाँ, आपकी बात सही है। जीपीएससी की क्लास 1 के ऑफिसर्स के पैनल में मैं था 2 एक बार। तो वो एक्सपीरियंस से, सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनको कोड वर्ड दिया जाता है और वो कोड वर्ड ही वहाँ इंटरव्यू में उनसे उनको कहना होता है। सो तुम्हारी अपनी जो कैंडिडेट की आइडेंटिटी है, वो वहाँ इंटरव्यू बोर्ड को नहीं दी जाती। So there are all the chances के there is a very transparency system, and you get a very fair chances of selection, of getting a your marks as per your capacity. और सर उसके बाद आप बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए? मैं अहमदाबाद में अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल ट्रस्ट में अभी प्रेसिडेंट हूँ। अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल ट्रस्ट के मातहत अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल की स्थापना 1884 में ब्रिटिशर ने की थी और यहाँ उसके मातहत प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के 3 स्कूलें चल रही हैं और उसमें करीबन 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो ट्रस्ट में, वो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें मैं प्रेसिडेंट के हिस्से से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे हमारी जो सुन्नत जमात कौम बवाहिर कम्युनिटी का एजुकेशन सोसाइटी नाम का 1927 में ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था और इस रजिस्टर्ड ट्रस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डेवलपमेंट का था। सो उस एजुकेशन सोसाइटी का भी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ और इस एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक हाईली हाईली रेप्यूटेड एंड वेरी हाई स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें स्कूल हो, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, उसको बनाने का मेरा सपना है। उसके लिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ और वो मुझे उम्मीद है कि वो प्लानिंग करके उसको, अगर मुझे आप सबके आशीर्वाद से अगर वो मैं कर सका, तो वो हमारी इस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी सर्विस होगी। उसके बाद हमने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरी कम्युनिटी में मैं आई एम द ओनली एंड वेरी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर। तो मैं सबको, हमारी कम्युनिटी के बच्चों को और बाकी सब जहाँ भी, सबको मैं कहता हूँ कि आई वांट टू नॉट टू बी ओनली आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू गेट द अदर यूथ जॉइन इन माय कैडर, इन माय सर्विस। तो इसके लिए हम लोग ने अभी कुछ रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और क्लास 1 ऑफिसर्स ने मिलके एक सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस अहमदाबाद नाम की एक इंस्टीट्यूट को हमने एस्टैब्लिश किया है और उसकी जानिब से आईएएस और जीएस की एग्ज़ाम में बच्चों को कामयाब हों, इसलिए हमने सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी अहमदाबाद के प्रीमाइसेस में कोचिंग क्लास किया है और ये अभी दूसरा साल है कि जो कोचिंग क्लास में करीबन 40 बच्चे अभी तालीम ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और 1 साल का ट्रेनिंग का हमारा पूरा सिलेबस है। उसमें स्टेट आर्ट ऑफ द क्लास है, पूरे जो हाईली नॉलेजेबल एंड रेप्यूटेड फैकल्टीज़ को हम बुला रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको है, उनको वहाँ पूरे गुजरात में से यहाँ आए हैं और आपको खुशी होगी कि 60% से ज़्यादा इसमें गर्ल्स है, जो अभी यहाँ रात दिन रहकर ये तालीम ले रहे हैं। तो इस शिक्षा के इंस्टीट्यूट में भी शिक्षा टीम के मेंबर के हिस्से से मैं वहाँ भी अपनी सर्विस प्रदान कर रहा हूँ और इस तरीके से हमारी कोशिश है कि अपनी सोसाइटी में से ज़्यादा यूथ है, वो किसी भी एप्रीहेंशन या डर को दूर करके एक अच्छा कोचिंग हासिल करें, उनको सही गाइडेंस मिले और हमारी निगरानी में इंशाल्लाह वो कुछ अच्छी पोजीशन हासिल करें और हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स हमारे साथ आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने, तो आप हो सकता है कि आप उनका भी इंटरव्यू लेने कभी फ्यूचर में जाएँ, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सर आपका यूथ के लिए मैसेज क्या होगा आखिर में?
मेरा मैसेज ये है, जैसा मैंने पूरी मेरी जो आपने जो कहा कि आईएएस ऑफिसर तक का आपका सफ़र मैंने पूरा बयान किया। आपने देखा होगा कि मैंने मेरी ग्रेजुएशन की स्टडी के बाद मैं कभी रुका नहीं। जी। मैंने हर लेवल के एग्ज़ाम दी, क्लार्क, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर और क्लास 1 ऑफिसर, हर एक लेवल के एग्ज़ाम दी। और मैंने जिस एग्ज़ाम में जैसी मेहनत की, जैसी मेरी तैयारी थी, उसके मुताबिक मुझे रिज़ल्ट मिला। ये मैं उसका मैं आइडियल एग्ज़ाम्पल हूँ। यस। सो मेरा उसके ऊपर से मेरा एक ये कहना है कि हमारे जो यूथ है, वो अपनी लाइफ़ का गोल बनाएँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ़ आईएएस ऑफिसर है, जीएस ऑफिसर ही बनना है, कुछ बनना है और वो उसके लिए वो अपना एक गोल बनाए। अगर फर्स्ट या सेकंड ट्रायल में अगर कामयाबी नहीं भी मिलती तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, राइट। आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको याद होगा कि बिल कॉस्बी ने कहा था कि इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर टू बी फेल्योर। राइट। सो ये हमको ज़िंदगी में ये जो जो मंत्र है उसको उतारना है। उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी को मेहनत करके कुछ बनना है और हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए एक गर्व हो, ऐसा हमें काम करना है। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक़्त दिया उसके लिए। थैंक यू।